हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पैरामेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे डीएमएलटी के स्टूडेंट हो गए, एमएमएलटी के स्टूडेंट्स हो गए। तो इस वीडियो में हम आज जीटीटी के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। जीटीटी मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो एक ऐसा टॉपिक है वो लैब से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं उसको डिस्क्राइब भी कर दूंगी किस तरह से जीटीटी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि जीटीटी क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को जब हम जीटीटी करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बारे में। इसके बाद जो इसका प्रोसीजर है किस तरह से किया जाता है ये वो देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसका जो कर्व होता है जीटीटी कर्व किस तरह से बनता है। तो नॉर्मल में और डायबिटीज़ की जो कंडीशन है उन दोनों ही में किस तरह का कर्व बनेगा वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो वीडियो है वो डिमांडेबल वीडियो है, डिमांड के ऊपर मैंने बनाया है। अगर आपकी भी कोई डिमांड है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि जीटीटी आखिर होता क्या है, किसको बोलेंगे हम जीटीटी। तो जीटीटी क्या है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है और किसके लिए किया जाता है, ये डीएम के लिए किया जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी को है तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो डॉक्टर है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको जीटीटी करवाना चाहिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जीटीटी के अलावा भी और भी कई टेस्ट होते हैं जिनसे डायबिटीज का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि ग्लूकोमीटर से भी लगा सकते हैं, यूरिन टेस्ट है उससे भी डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा जो HbA1c है उससे भी क्या कर सकते हैं, डायबिटीज का पता लगाया जाता है। अगर आपको HbA1c के बारे में भी जानना है तो उसका भी मैंने अपना एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैंने समझा रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट है द एबिलिटी। इसको जो टेस्ट है इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि द एबिलिटी यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो क्या डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी ने जो ग्लूकोज लिया है उसका यूटिलाइज कितना किया है, वो इसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है या उसको बताता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है उसको हमारी बॉडी कितना यूटिलाइज करती है, कितना उसका उपयोग करती है, वो ये टेस्ट बताता है। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, लोडिंग डोज ऑफ ग्लूकोज इज गिवन। आफ्टर दैट in regular interval blood glucose level is estimated. If further are insufficiency of insulin blood ग्लूकोज लेवल गेट हाई। ठीक है, ये तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताया था मैंने कि किस तरह से ये होता है। सबसे पहले तो इसके क्या है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है और डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो कितना ग्लूकोज यूटिलाइज करती है, कितना उपयोग करती है, वो इसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लोडिंग डोज दी जाती है और लोडिंग डोज देने के बाद एक फिक्स इंटरवल के दौरान क्या लिया जाता है, सैंपल लिए जाते हैं ब्लड के और यूरिन के, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो ये इस तरह से इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया ना। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, IV ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हम एक एक करके इनका
देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखेंगे। इसके बाद जो दो हैं ये, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अगर इसी में इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं किसी पर्सन के, कि उसमें डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए, तो इससे पहले पेशेंट को क्या दिया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं? Patient is instructed to take a good carbohydrate diet before 3 days of test. टेस्ट करते हैं उससे पहले पेशेंट को ये कहा जाता है कि उसको अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। नेक्स्ट है, पेशेंट शुड अवॉइड ड्रग्स फॉर 2 days बिफोर द टेस्ट। जो पेशेंट की मेडिसिन चल रही है किसी भी टाइप्स की, तो उसको बोलना है कि मेडिसिन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है 2 दिन पहले। टेस्ट आप करा रहे हो तो उससे 2 दिन पहले आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। पेशेंट शुड स्टॉप द स्मोकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। जब टेस्ट किया जाए तो उस दौरान पेशेंट को क्या नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। एंड स्ट्रेस शुड बी अवॉइडेड, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड टू सेम डे ऑफ द टेस्टिंग। इनसे क्या होता है कि कई बार जो ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या आ जाती है, कुछ डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे या फिर स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो उससे ग्लूकोज के जो एब्जॉर्प्शन में है, ग्लूकोज के जो यूटिलाइजेशन में है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए पेशेंट को टेस्ट से पहले क्या किया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। पेशेंट को क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए 3 दिन पहले टेस्ट से, और किसी भी तरह की कोई ड्रग्स वगैरह वो यूज़ कर रहा है तो ड्रग्स को स्टॉप कर देनी चाहिए 2 दिन पहले, और पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड ऑल्सो सेम डे। अब हम देखते हैं इसका जो प्रोसीजर है किस तरह से इसको किया जाता है। तो प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टिंग ब्लड एंड यूरिन सैंपल आर कलेक्टेड, जिसको क्या बोलते हैं, जीरो सैंपल बोलते हैं। पेशेंट को क्या कहेंगे कि फास्टिंग में आपको रात को ही क्या करना है, खाना खा के और 12 घंटे तक आपको फास्टिंग में रहना है, और सुबह क्या करना है, बिना कुछ खाए पिए ही आपको उसका सैंपल लेना है। तो पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि भाई घर से कुछ भी खा पी करके नहीं आना, इवन आपको चाय भी इसमें नहीं पीनी है। उसके बाद जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, लैब में आता है, उसमें क्या लेते हैं, उसका सैंपल ले लेते हैं फास्टिंग में, और उस जो फास्टिंग में जो सैंपल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरो सैंपल बोलते हैं। इसमें दोनों ही सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड का सैंपल भी लेते हैं और यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको फास्टिंग में सैंपल लेने के बाद उसको 75 ग्राम ग्लूकोज उसको दिया जाता है। उसको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं 250 और 300 ml वाटर में, उसको डिजोल्व करके और पेशेंट को पीने के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसे ये मैंने एडल्ट की बताई, अगर चिल्ड्रंस में अगर इसको करते हैं तो उसके लिए जो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो क्या होती है, अलग होती है। वो होती है 1.75 ग्राम और ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट। उसका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा दी जाती है। अगर जैसे यहाँ पर बताया कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर 1 किलो का चिल्ड्रन है तो उसको कितने दिया जाएगा, 175 ग्राम। जैसे जैसे उसका बॉडी वेट बढ़ेगा इसकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लड एंड यूरिन सैंपल आर कलेक्टेड एट हाफ आवर इंटरवल, मतलब आधे आधे घंटे के अंतराल पर क्या लेना है, उसका ब्लड सैंपल लेना है और यूरिन सैंपल भी लेना है, दोनों ही लेने हैं। और टोटल कितने लेने हैं, 5 सैंपल इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या होगा, अ कर्व इज प्लॉटेड। उसके बाद क्या करेंगे, उसको कर्व बनाएंगे, कैसी उसकी रीडिंग आती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल
वर्टिकली एक्सिस एंड टाइम हॉरिजॉन्टल लेकर के उसका क्या करेंगे, हम कर्व बनाएंगे। हर आधे आधे घंटे में उसका ब्लड सैंपल लेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है या ग्राफ बनाना है। जैसा फिर वो ग्राफ आएगा वो हम इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से आता है। जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व होता है उसमें क्या होता है कि जो फास्टिंग हमने ब्लड ग्लूकोज लिया उसकी वैल्यू कितनी आती है, 90 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर 70 भी आ सकती है, 80 भी आ सकती है। तो ये मैंने एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिखी है। आपकी जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 60 से 100 मिलीग्राम पर डीएल होती है फास्टिंग में। जब हमने फास्टिंग का सैंपल लिया, 0 सैंपल लिया, उस टाइम उसकी हमने जब टेस्ट किया था तो उसकी जो ग्लूकोज की वैल्यू आई थी वो कितनी आई है, 60 से 100 के बीच में आनी चाहिए। वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। Now, there is a rise of blood glucose after giving 75 gram glucose and peak value is observed at 1 hour. This is due to absorption of glucose from the intestine. इसके बाद क्या करते हैं, जैसे भी हमने फास्टिंग उसका सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की और उसका क्या आ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल आया, वो कितना आ गया, 90 मिलीग्राम आया। जैसे ही हमने उसको क्या देंगे, फिर उसको 75 मिलीग्राम क्या दिया, उसको ग्लूकोज दिया। ग्लूकोज देने के बाद में उसकी जो ग्लूकोज जो वैल्यू है ब्लड में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, ठीक है, 1 घंटे के बाद बढ़ेगी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जैसे खाना खाते हैं वो उसमें भी ऐसी प्रोसेस होती है, लेकिन हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे करके ग्लूकोज की, तब हम टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद क्या हो जाती है, वो जो पीक वैल्यू है ग्लूकोज की वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज दिया उसका एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन के थ्रू और ग्लूकोज की वैल्यू क्या होगी, राइज हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसमें, देन insulin is released upon increase glucose level and then fall glucose level within the time due to glucose utilizations promoted by insulin. इस तरह से ये हम जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, वो नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उसमें ये होता है। तो इसमें हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसको ग्लूकोज दिया 75 मिलीग्राम, तो 1 घंटे बाद उसकी वैल्यू पीक पर पहुंच जाती है। फिर जो बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन होता है, उसका वर्क होता है ग्लूकोज को रेगुलाइजेशन करने का काम होता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा और करने के बाद क्या होगा, इसमें जो वैल्यू है ग्लूकोज की वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और एक नॉर्मल वैल्यू पर आ जाती है। देन विद इन 150 मिनट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम नॉर्मल, और 150 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ये तो क्या हो गई, नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। लेकिन अगर किसी पर्सन को क्या है, डायबिटिक कंडीशन है, तो उस केस में क्या हो, इसमें क्या होता है कि फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या रहता है, हायर ही रहता है, नॉर्मल नहीं होता है नॉर्मल से। और हाईएस्ट वैल्यू इज अटेंड एट 1 से लेकर के 130 आर में क्या हो जाती है, हाईएस्ट वैल्यू चली जाती है। लेकिन वो वैल्यू है क्या है, नीचे डिक्रीज नहीं होती है। इसमें रीनल थ्रेशोल्ड अकर ड्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो इसमें जो रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि यूरिन के थ्रू ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, बाहर निकलने लग जाता है। तो ये वाली वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा हाई हो गया, वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का बाहर एक्सक्रीशन होने लग जाता है। एंड ग्लूकोज इज फाउंड इन यूरिन। ब्लड ग्लूकोज लेवल डज नॉट रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेवल विद इन 2 आवर, मतलब 2.5 आवर, 2.5 घंटे के बाद भी क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अपनी नॉर्मल जो लेवल है उस तक नहीं आता है एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो ये जो ग्राफ था पूरा क्या था, एक एक्सप्लेन किया। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल जो पेशेंट है उसका ग्राफ बनता है या फिर एक डायबिटिक जो पेशेंट है उसका ग्राफ बनता है। यहाँ पर आपको इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। इसमें हम क्या लेते हैं, ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इस पर हमने क्या लिया, ब्लड ग्लूकोज
यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, उसके बाद हाफ आवर, उसके बाद 1 आवर, फिर 1.5 आवर और 2 आवर। यहाँ पर हमने 0 जो वैल्यू है वो क्या ली थी, फास्टिंग की ली थी, कि फास्टिंग में जब हम सैंपल लेते हैं ब्लड का तो उस टाइम रीडिंग क्या आती है। इसके बाद हाफ एन आवर पर क्या रीडिंग आएगी, और 1 आवर पर और 1.5 आवर पर कितनी कितनी इसकी रीडिंग आएगी। तो इसमें सबसे पहले आप इसका देख लीजिए, नॉर्मल जो कंडीशन होती है, जो नॉर्मल पेशेंट होता है जिसमें डायबिटीज के साइन सिम्टम नहीं है या डायबिटीज जिसको नहीं है, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। जब हमने उसका क्या लिया, 0 सैंपल लिया, फास्टिंग में जब सैंपल लिया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 100 से कम आ रही है, ठीक है। जैसे ही हम उसको 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देंगे तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कहाँ तक बढ़ गया, ये 155 से कम आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 170 कह सकते हैं इसको, या फिर 140 हो सकता है इसका, आफ्टर इसमें 75 ग्लूकोज देने के बाद। जैसे ही इसको 75 ग्लूकोज दिया तो इंसुलिन क्या होगा, इस पर वर्क करेगा और इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे ही इसमें ग्लूकोज इसका कंट्रोल होगा तो क्या होगा, इसका ये नॉर्मल कंडीशन में आता जाएगा, और 1 घंटे के अंदर ये क्या हो जाएगा, वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका नॉर्मल ग्राफ, जो जिसमें डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में क्या है, डायबिटिक है वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो फास्टिंग जो सैंपल लिया था वो भी क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा। देख लेते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर। इसका जो डायबिटिक है इसका आ जाएगा 126 से भी इसमें ज्यादा आ रहा है। और जैसे ही इसको और 75 ग्राम ग्लूकोज दिया तो ये क्या हो जाएगा, अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगा, और ये पहुंच गया यहाँ पर 250 तक इसका ग्राफ पहुंच गया। लेकिन 2 घंटे के बाद भी ये क्या होगा, यहीं पर बना रहेगा, और ये क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी ग्लूकोज की। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं, डायबिटिक जो कंडीशन होती है उसको बोलेंगे डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस अकर होता है उसमें। मतलब जो बॉडी है उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में क्या होती है, बहुत ही कम अपना रोल प्ले करती है, कि उसको बॉडी उसको ग्लूकोज को क्या नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसमें जो ये वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो एक कंडीशन और होती है कि जो हमारी इसमें दे रखा है इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस में क्या होता है कि बॉडी ग्लूकोज को क्या कर लेती है, उसको यूटिलाइज करना ज्यादा स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि इसमें यहाँ पर दिख रहा है 0 जो सैंपल लिया था वो क्या आ रहा है, इसमें 50 या 50 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 60 आ रहा है। तो उस टाइम भी क्या है, इसमें ग्लूकोज की लेवल की मात्रा क्या है, कम है ब्लड में। और जैसे ही उसको 75 मिलीग्राम क्या दिया, ग्लूकोज टॉलरेंस दिया, सॉरी ग्लूकोज दिया उसको, तब भी क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ रही है। और देने के बाद भी ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसमें ब्लड की में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब बॉडी है जो उस ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है वो 3 सिचुएशंस हैं मैंने बताई आपको यहाँ पर। एक तो नॉर्मल कंडीशन में किस तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, और इस टेस्ट को जब हम करते हैं तो किस तरह से इसका ग्राफ हमें शो होता है। और दूसरी है इसकी डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पे किस तरह से, और इंक्रीज जो ग्लूकोज टॉलरेंस है उसमें किस किस तरह से ये दिखाई देता है। तो जो डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस है वो किस में दिखाई देगा, डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटीज जो मेलाइटिस है किसी को, उसके अंदर आपको डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस दिखाई दे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज क्या नहीं हो रहा है, बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस है उसमें क्या हो रहा है, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बॉडी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है एंडोक्राइन जो हाइपो एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये दिखाई देता है। इसके बाद अब देख लेते हैं इसकी जो नॉर्मल जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से होती है। जैसे नॉर्मल वैल्यू फास्टिंग में कितनी होती है, 70 से लेकर 110 मिलीग्राम पर DL होती है।
आफ्टर ईटिंग ये कितनी हो जाती है, 170 से 200 तक हो जाती है। एंड 2 घंटे के बाद ही इसकी जो सिचुएशन है वो कितनी हो जाएगी, 120 से लेकर के 140 मिलीग्राम पर डीएल हो जाती है। ना इम्पेयर्ड ग्लूकोज होता है, उस कंडीशन में 101 से लेकर के 125 मिलीग्राम फास्टिंग में वैल्यू आती है। और आफ्टर ईटिंग ये हो जाती है 190 से लेकर 230 तक। और आफ्टर 2 से 3 आवर के बाद में इसकी कितनी हो जाएगी, 140 से लेकर के 160 तक इसकी वैल्यू हो जाती है। अब जो डायबिटिक का जो पेशेंट होता है उसके अंदर फास्टिंग में ही क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू 126 से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज आ रहा है उसका, तो वो क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है या उसमें डायबिटीज मेलाइटिस होती है। आफ्टर ईटिंग जैसे ही वो खाना खाता है उस टाइम उसका सैंपल लिया जाता है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्लूकोज की बढ़ जाती है और वो कितनी हो जाती है, 220 से लेकर के 300 मिलीग्राम पर डीएल हो जाती है। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी अगर वो डिक्रीज नहीं होती है ग्लूकोज वैल्यू ब्लड में से, और कितनी बनी रहती है, 200 मिलीग्राम तक ही बनी रहती है, तो वो क्या हो जाता है, डायबिटिक कंडीशन में आ जाता है, वो डायबिटिक पेशेंट होता है या डायबिटीज मेलाइटिस उसको होती है। तो ये क्या है, इसको डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके बाद इसके जो 2 टाइप्स और हैं, एक तो मिनी जीटीटी है और दूसरा है आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसको मैं अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, और इस क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।